हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्टेड। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो जो पहेली और बूजो हैं वो अपनी समर वेकेशन में अपने अंकल के यहाँ पर जाते हैं। Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो वो क्या देखते हैं कि जब वो खेत में जाते हैं तो वो देखते हैं कई तरह के टूल्स जैसे कि खुरपी, सिकल, शावल, प्लो। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको फूड चाहिए होता है। कैन यू रिकॉल हाउ प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्या आपको याद है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हम लोग खाना बना तो सकते हैं बट जैसे प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, पर जो इंसान और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रोसेस नहीं कर सकते। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहले हम लोगों को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम लोगों को खाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे हमें एनर्जी मिल सके और हम आगे के टास्क और काम पूरा कर सकें। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी है वो कई चीज़ों में ज़रूरी होती है, जैसे कि डाइजेशन करने में, खाना डाइजेस्ट करने में, सांस लेने में, एक्सक्रीट करने में। एक्सक्रीट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने में। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम लोगों को जो खाना मिलता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल सकता है। प्लांट्स से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनिमल्स से नॉन वेज। सो in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो जिससे सबको खाना मिल सके इसलिए टाइम पर रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है और उस क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE। तो ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर कहाँ से आया है। जैसे यहाँ लास्ट लाइन है, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर। तो 10,000 BCE तक जो पीपल थे वो नोमैडिक थे, जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है जो खाने की खोज में इधर से उधर भटकते हों। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो ग्रुप फॉर्म करते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे खाना और शेल्टर के लिए, घर के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो जो पुराने टाइम के लोग थे वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और बाद में उन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया खाने के पर्पज़ के लिए। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. तो बाद में उन लोगों ने लैंड को कल्टिवेट करना सीखा, यानी कि उन्होंने क्रॉप्स को उगाना सीखा और उन्हें खाना शुरू किया। ऐसे ही एग्रीकल्चर बना। When plants of the same kinds are cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि what is a crop? तो when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. तो जब सेम तरीके के जो प्लांट्स एक जगह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं तो उन्हें क्रॉप बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर किसी खेत में वीट उग रही है, गेहूँ उग रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी खेत में पौधे हैं वो सब गेहूँ के ही होंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. तो हम जानते हैं कि क्रॉप्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सब्जियां और फल। These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो ये अलग अलग तरीके से बट सकते हैं उनके बेसिस पे अलग अलग सीजन्स में।
इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। तो जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो हमारी कंट्री है, जो इंडिया है, वो बहुत बड़ी जगह है और हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग होती हैं। जैसे कि मसूरी का या उत्तराखंड का टेम्परेचर दिल्ली के टेम्परेचर से बहुत अलग होगा। ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, हर जगह की चीज़ें बहुत अलग होती हैं। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो इतनी सारी चीज़ें अलग होने के बाद भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सन, हर चीज़ें अलग होने के बावजूद भी ये क्रॉप्स भी दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स। तो जो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स रेनी सीज़न, बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है खरीफ सीज़न। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो जो रेनी सीज़न होता है वो इंडिया का, वो ज़्यादातर जून से सितंबर के बीच में होता है। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो जो चावल होते हैं, जो मक्का होती है, जो कॉटन होती है, वो सब खरीफ सीजन्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स विंटर सीजन, ठंड के समय पर उगाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है रबी क्रॉप्स। ये जो सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर से मार्च तक का। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो जो एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के वो हैं गेहूँ और ग्राम, मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और इनमें कई सारी चीज़ें गर्मी में भी उगाई जाती हैं कई जगह। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग देयर एग्जाम्पल्स। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी कोई चीज़ उगाई जाती है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। तो आप देख सकते हो कि इनमें से कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारी प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब कोई गार्डनर गार्डनिंग करता है, या फिर जब आप कोई ओर्नामेंटल प्लांट मतलब कोई सजावट के लिए, जैसे कि गुलाब का पेड़ हो गया और जो बोगनविलिया हो गई, ये सब ओर्नामेंटल प्लांट्स में आ सकते हैं क्योंकि ये घर को सजाने के काफ़ी काम आते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और यही जो टास्क होते हैं, यही जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, विच आर लिस्टेड बिलो। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये हो सकता है, डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आ सकता है। पहला आ सकता है जैसे इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसके बाद ऐसा आ सकता है कि एक एरो डाल के अगला स्टेप आपको लिखना हो। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कोई भी क्रॉप उगाने के लिए। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है सॉइल को, मिट्टी को ठीक करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जो बहुत ही ज़रूरी काम होता है एग्रीकल्चर में, खेती में, वो होता है मिट्टी को ढीला करना। दिस allows the roots to penetrate deep into the soil। तो जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर तक ना हवा चली जाती है। तो सॉइल allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो इसमें पूछा है कि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं तो इससे रूट्स को आसानी से सांस कैसे आ जाता है। द लूजेड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल।
तो जो लूजेंड सॉइल होती है ना, उसमें जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वो इसमें आसानी से उग सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो अर्थवॉर्म को फार्मर के फ्रेंड्स भी बोला जाता है, जो किसान होता है उनका दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल को लूजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, पर जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, बार बार उसे लूजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने अपनी पुरानी क्लासेस में 6th-7th में ये पढ़ा हुआ है कि जो मिट्टी होती है उसमें कई तरह के मिनरल्स, पानी, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो जो डेड प्लांट्स, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो डीकम्पोज मतलब होता है वो गल जाते हैं। उनके द्वारा जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके द्वारा वो डीकम्पोज हो जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल, और इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स की एब्जॉर्ब कर लेता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutrients. तो जो सॉइल होती है उसकी टॉप की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की लेयर ही ऐसी होती है जो प्लांट की ग्रोथ में सपोर्ट करती है। तो जब हम लोग मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, टर्न करते हैं, तो जो नीचे वाली जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है और प्लांट्स उनमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। Thus, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसी वजह से सॉइल को टर्न करना और लूजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो इस प्रोसेस को या तो टिलिंग बोला जाता है या प्लोइंग बोला जाता है। तो ये वाली लाइन ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जाती है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। तो ये ज़्यादातर प्लो की हेल्प से होती है। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। तो जो प्लो होते हैं वो ज़्यादातर वुड के और आयरन के बने हुए होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो अगर जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सूखी होती है तो उसमें कभी कभार पानी डालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो मोटी मोटी मिट्टी होती है उसे बोला जाता है क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इन बड़े बड़े टुकड़ों को, मिट्टी के क्रम्स को तोड़ दें। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। तो जो लेवलिंग, जो इकसार करना होता है फील्ड को, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी क्रॉप को उगाने से पहले। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो जो इकसार होती है मिट्टी वो होती है लेवलर की हेल्प से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो कभी कभार जो होती है मैन्योर यानी कि होती है खाद भी डलती है सॉइल में। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। तो ये हेल्प करता है खाद को और मिट्टी को आपस में मिलने के लिए। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। तो जो सॉइल होती है वो काफ़ी चिकनी और गीली हो जाती है क्रॉप उगाने से पहले। तो अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अगला पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।